हेलो फ्रेंड्स। जहां दो बर्तन होंगे वो खनकेंगे, ये जितना बर्तनों के लिए सही है उतना ही इंसानों के लिए भी। कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष या फिर झगड़े ये हर जगह होते हैं और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप एक बिजनेस लीडर हैं तो आपको ये अपनी बिजनेस टीम्स के लिए या उनके साथ मैनेज करने होते हैं। अगर आप फैमिली में किसी के साथ हैं तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स के लिए मैनेज करने पड़ते हैं। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयज़, अपने सप्लायर्स, क्लाइंट्स और अपने कस्टमर्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 स्टाइल्स के बारे में बता रहा हूं जो आपको इन सारे स्टेक होल्डर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने में मदद करेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखें और हर स्टाइल के बारे में समझें ताकि आप उसका सही समय पर प्रयोग कर सकें। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके बहुत से रीजंस हैं, लेकिन अगर हम मेन वजह समझें तो इसकी वजह कुछ एक इनमें से होंगी। पहली, जब दो लोगों के गोल्स या उनकी प्रायोरिटीज एक दूसरे के विरोध में या कॉन्फ्लिक्टिंग हो। दूसरा, अगर दो लोगों की पर्सनालिटी में बहुत फर्क हो तो इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कुछ सीमित संसाधन हो या स्केर्स रिसोर्सेज हो। एक और वजह जो कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देती है वो होती है अलग मूल्य होना या अलग वैल्यूज होना। अगर आपकी वैल्यूज किसी दूसरे से मेल नहीं खाती तो यहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। जब भी कभी आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर रहे होते हैं तो आपको एक मौका मिलता है जिससे आप उस सिचुएशन पर काम कर सकें और उसे और बेहतर बना सकें। और ये आपकी लीडरशिप को डेवलप करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है और मौका मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का हर व्यक्ति का अपना एक अलग तरीका हो सकता है और ये हमेशा याद रखें कि कोई एक तरीका किसी दूसरे से अच्छा नहीं होता। हर तरीके के अपने कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए एक मॉडल जो बहुत ज्यादा यूज में आता है वो है थॉमस किलमैन मॉडल। इस मॉडल के अनुसार किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए 5 तरीके हो सकते हैं। आइए अब इन पांचों को एक एक करके देखते हैं। पहला तरीका होता है अकोमोडेटिंग या मिलनसार। इस तरीके को प्रयोग करके आप अपने सामने वाले की जरूरतों को अपने आप से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इस तरीके को आपको वहां प्रयोग में लाना चाहिए जहां आपके लिए वो चीज उतनी इंपॉर्टेंट ना हो जितनी वो शायद दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको इस चीज पे ज्यादा टाइम लगाना सही ना लग रहा हो, वहां आप यूज कर सकते हैं। या फिर जहां आपको लगता है कि शायद मैं गलत हो सकता हूं, आप वहां इसका प्रयोग करें। कभी कभी यह तरीका कमजोरी की तरह का भी समझा जा सकता है, लेकिन कुछ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को अपना ज्यादा समय ना देते हुए सिर्फ निपटाने के लिए आप इसका प्रयोग करें तो यह अच्छा रहेगा। एक एग्जाम्पल की तरह राघव को अपने जिम में काम करना बहुत अच्छा लगता है। उसके सारे लोगों से कनेक्ट भी बहुत अच्छे बने हुए हैं सिवाय एक करण के। करण राघव से अपनी शिफ्ट चेंज करने के लिए कहता है। अब राघव को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कर लेता है ये कि बेकार में टेंशन ना बढ़े। टेंशन बढ़ाने का उसको कोई फायदा नहीं लगता या उसे लगता है कि ये बेकार की फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का दूसरा तरीका होता है अवॉइडिंग या परहेज करना। इस तरीके को आपको वहां प्रयोग करना चाहिए जहां डेडलाइन या डिसीजन को थोड़ा डिले करने से और थोड़ा कूल डाउन का समय देने से कॉन्फ्लिक्ट को सही से मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा समय एक्स्ट्रा मिल जाए। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत ज्यादा डिले करने से कभी कभी ये एक ज्यादा बड़े झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट की वजह भी बन सकता है। सो डिले करें लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उदाहरण के लिए सलमा और राखी, इनमें नए मार्केटिंग कैंपेन को लेकर एक झगड़ा हो रहा है। अब वो दो पॉइंट्स को लेकर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। तभी उनके जो मैनेजर हैं जसप्रीत साहब, वो वहां आते हैं। उन दोनों को एक दिन के लिए किसी दूसरे प्रोजेक्ट का काम दे देते हैं
दोनों को। अगले दिन जसप्रीत जब उन दोनों से बात करते हैं तो उन लोगों का वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवा पाते हैं। उसकी वजह से वो जो उन्होंने डिले किया, उनको इतना टाइम मिला कि वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। तीसरा तरीका जिसे आप यूज कर सकते हैं वो होता है कंपीटिंग का या प्रतिस्पर्धा का। इस तरीके का प्रयोग तब किया जाता है जब झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट को तुरंत कम करना हो। हालांकि इस नतीजे से जो तुरंत मिल तो जाते हैं, लेकिन इस तरीके का टीम की प्रोडक्टिविटी पर और उसके मोराल पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। इससे आपकी अपने वर्क प्लेस में जो रिलेशनशिप्स हैं उन पर भी बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। तो इसका प्रयोग सिर्फ तब करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। और ये भी याद रखें कि हमेशा हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती। उदाहरण के लिए काशिफ कई साल से मीडिया प्रोडक्शन में काम कर रहा है। अब एलेक्स ने उसकी टीम अभी अभी ज्वाइन करी। जब काशिफ एलेक्स को कंप्रेशन फैक्टर के बारे में समझा रहा है तो एलेक्स उससे सवाल पूछता है और कंप्रेशन का एक नया तरीका, एक दूसरा तरीका भी बताता है। काशिफ उस समय उसकी बात सुनने और उसका लॉजिक समझने की जगह उससे क्या कहता है, यहां यही तरीका काम करता है, तुम्हें भी काम ऐसे ही करना होगा। सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। चौथा तरीका, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का चौथा तरीका होता है कॉम्प्रोमाइज करने का। इस तरीके को यूज करके जो दोनों पार्टीज हैं वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करती हैं। मतलब दोनों पार्टीज को वो नहीं मिलता जो वो एक्चुअल में चाहती थी। एक आध छोटे इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज करके वो दोनों ज्यादा बड़े इश्यूज पे ध्यान दे रही हैं, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए ये तरीका ठीक भी है, लेकिन इससे ज्यादातर जो रूट कॉज है जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल, अनुज और अपूर्व को अपने बिजनेस से पिछले 6 महीने में बहुत बढ़िया फायदा हुआ। अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वो जो एडिशनल प्रॉफिट हुआ है उन्हें उसको वो कैसे यूज करें। अनुज जो बिजनेस इन्वेंट्री बजट है उसे 25% से बढ़ाना चाहता है और अपूर्व लोकल एडवर्टाइजिंग बजट पर 15% एक्सपेंस को बढ़ाना चाहता है। अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट की बाद वो दोनों ट्राई करते हैं कि हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। एक का शायद पूरा ही नहीं हुआ और दूसरे को शायद एक्स्ट्रा मिल गया जो उसको नहीं चाहिए था। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्रोमाइज। अब आते हैं पांचवें और कारगर एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं कोलैबोरेशन या सहयोग। इसे हम विन विन अप्रोच भी कहते हैं। यह तरीका अच्छे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देता है और अक्सर ये काफी मुश्किल होता है और इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है। इसमें हर जने की या हर पार्टी की बात को सही से सुना जाता है और फिर एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढा जाता है जिससे सारे जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन सब की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। अक्सर इस अप्रोच या तरीके में सारी पार्टीज को साथ में बिठाकर उन सारे इश्यूज पर डिस्कशन किया जाता है जिन पे निगोशिएशन होता है और फिर एक कॉमन सॉल्यूशन जो सबके लिए सही हो। इस तरीके का प्रयोग ज्यादातर तब करना चाहिए जब सारी पार्टीज की रिलेशनशिप्स पे ध्यान देना जरूरी हो या फिर जब इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करके जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो बड़ा आ रहा हो। एग्जाम्पल, फैसल का एक फूड बिजनेस है और उसका दोस्त विशाल उसे मैनेज करता है। अब ज्यादातर चीजों पे विशाल और फैसल एक दूसरे के साथ अग्री भी करते हैं, लेकिन एक बार विशाल फैसल के एक डिसीजन से के अगेंस्ट हो जाता है कि भाई उन्होंने अपनी कंपनी के जो ऑपरेशन हेड है वो किसे बनाना चाहिए। फैसल चाहे तो वो अपना डिसीजन विशाल के ऊपर लागू कर सकता है, कंपनी तो उसकी है, लेकिन फैसल विशाल के साथ बैठता है, ये डिस्कस करता है कि इस पोजीशन के लिए कौन सबसे सही रहेगा। कुछ समय तक और काफी ज्यादा डिस्कशंस के बाद, निगोशिएशंस के बाद इन दोनों लोगों ने ट्रायल के लिए 2 लोगों को अलग अलग रीजन्स देके उन्हें ऑपरेशंस हैंडल करने के लिए कहा। अब उन दोनों की परफॉर्मेंस को इन्होंने कहा कि हम देखेंगे और जो ज्यादा कामयाब होगा उसे ये फुल टाइम रोल दे दिया जाएगा। सो दैट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। तो ये थे वो 5 तरीके जिन्हें आप कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे और लर्निंग वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस
देखते रहें।